अब ये नेक्स्ट लाइन हमें क्या कह रही है, लिखा हुआ है दिस लीड्स टू द हाइड्रोलाइसिस ऑफ फॉस्फोटेडीलिनोसिटोल 4,5 बाइफॉस्फेट टू येल्ड डाई असाइल ग्लिसरोल एंड इनोसिटोल 1,4,5 ट्राईफॉस्फेट। दिस लीड टू का मतलब इसके नतीजे में, किसके नतीजे में, जी क्यू प्रोटीन एक्टिवेट हो गया। जी क्यू प्रोटीन ने क्या किया, फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट किया। फॉस्फोलाइपेज सी क्या करेगा, अभी मैं सेंटेंस में समझेंगे। अब इस नाम के लिए इसका एक शॉर्ट नेम भी बेसिकली इसको बोलते हैं PIP2। अब यहाँ जो पी है ना, ये पी किसको जाहिर कर रहा है, देखें, पी फॉस्फोटिडाइल, ठीक है। अब ये फॉस्फोटिडाइल क्या है, बेसिकली हमारे पास इस स्ट्रक्चर का लिपिड वाला हिस्सा है जो कि मेम्ब्रेन के अंदर क्या हुआ है, धंसा हुआ है। आई से मुराद इनोसिटोल। इनोसिटोल क्या है, हमारे पास एक खास किस्म की शुगर होती है, उसका रिंग होता है, ठीक है। ये रिंग कहाँ लगा हुआ है इस स्ट्रक्चर में, ये लगा हुआ है इस लिपिड वाले स्ट्रक्चर के ऊपर, यानी कि फॉस्फोटिडाइल के ऊपर लगा हुआ है। अब इस शुगर के स्ट्रक्चर के ऊपर क्या लगे होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप लगे होते हैं, ठीक है। जिससे हमने क्या ले लिया, जिससे हमने ले लिया पी, ठीक है। तो PIP। अब ये जो आगे 2 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये फॉस्फेट ग्रुप कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें, ये तो नाम हो गया इसका शॉर्ट नेम, ठीक है। जो लंबा चौड़ा नाम है इसमें लिखा है 4,5 बाइफॉस्फेट। इसका मतलब क्या होगा, अगर आप इनोसिटोल जो रिंग है शुगर की उसको देखें तो उसके 4 और 5 कार्बन में क्या लगे हुए हैं, हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप लगे हुए हैं। अब इसका शॉर्ट नेम ही लेके हम बात करेंगे, लिखा है PIP2, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो PIP2 है स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, ये जो है हमारे पास ये फॉस्फोलाइपेज सी के, यानी कि फॉस्फोलाइपेज सी भी हमारे पास मेम्ब्रेन में धंसा हुआ था, ठीक है। हम सेल के मेम्ब्रेन को देखें उसमें ये भी धंसा हुआ है और ये भी हमारे पास मेम्ब्रेन में ही है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जैसे ही जी क्यू प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, ठीक है, उसने क्या किया, फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट किया। तो फॉस्फोलाइपेज सी को कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, सेल के अंदर जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो मेम्ब्रेन में ही धंसा हुआ है। आसपास इसकी क्या है, हमारे पास PIP2 है, फॉन्ट्स को जगा देगा, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर एक्टिवेट हो गया, इसने क्या किया, हाइड्रोलाइसिस की। इसने क्या किया, हाइड्रोलाइसिस की, और हाइड्रोलाइसिस करके क्या बनाया, 2 चीज़ें बनाई, यानी कि 2 चीज़ें बनी, डाइएसाइल ग्लिसरॉल और इनोसिटोल, ठीक है। अब हाइड्रोलाइसिस यानी कि पानी की मदद से किसी चीज़ को तोड़ना, हाइड्रो मतलब पानी, लाइसिस मतलब तोड़ना, ठीक है। तो हमारे जहन में सवाल आ सकता है कि भाई इस एंजाइम या इस बेसिकली इसके पास कहाँ से आया पानी, ठीक है। तो अगर हम बात करें सेल की, हमारे पास हमारे सेल का साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा है, उसमें 70 से 80%, 70 से 80% क्या है, पानी है, ठीक है। तो पानी कहीं और से नहीं आया, पानी बल्कि सेल के अंदर ही है। तो अगर हम देखें PIP2 का स्ट्रक्चर, तो बेसिकली ये पूरा मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ है, ठीक है, ऐसे ही है। लेकिन इसका कुछ हिस्सा हमारे पास जो है साइटोप्लाज्म को टच कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ से क्या कर लेगा, आराम से वाटर के मॉलिक्यूल को पकड़ लेगा, होल्ड कर लेगा, और उसे कैसा इस्तेमाल करेगा, उसे एज अ हम बोल सकते हैं आरी की तरह इस्तेमाल करेगा। और PIP2 जो स्ट्रक्चर है, यानी कि जो खुद का स्ट्रक्चर है PIP2, ठीक है, इसको क्या करेगा, बीच में से कट करेगा। जब बीच में से कट करेगा तो खूब सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, 2 में डिवाइड हो जाएंगी, ठीक है। एक क्या बनेगा, डाई एसाइल ग्लिसरॉल, DAG, ठीक है, DAG। और क्या बनेगा, इनोसिटोल 1,4,5 ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। ये दोनों डाइएसाइल ग्लिसरॉल और इनोसिटोल 1,4,5 बाइफॉस्फेट ट्राईफॉस्फेट, ये दोनों सेकंड मैसेंजर हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं था कि पहले सोए हुए थे अब एक्टिवेट हो गए, इस एंजाइम ने एक्टिवेट कर दी, नहीं, इस एंजाइम के टूटने से ये बने, ठीक है। तो ये सेकंड मैसेंजर हैं, लेकिन ये नए बने हैं। अब अगली बात लिखें, बोथ इनोसिटोल 1,4,5 ट्राईफॉस्फेट एंड डाइएसाइल ग्लिसरॉल आर सेकंड मैसेंजर्स। इनोसिटोल ट्राईफॉस्फेट कॉसेज एन इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर कैल्शियम, ठीक है। अच्छा, ये बात याद रखें हमारे पास के इनोसिटोल और हमारे पास ये जो बना है क्या बना है, डाइएसाइल ग्लिसरॉल, यानी कि DAG इसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, ये दोनों बन गए, ठीक है। अब हमारे पास इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर जो होगा वो साइटोप्लाज्म में जाएगा, ठीक है। जहन में सवाल आ सकता है हमारे पास, कौन सा स्ट्रक्चर जो होगा, DAG ये बन गया, इनोसिटोल बन गया, इन दोनों में से कौन सा जाएगा। तो इसका जवाब हमारे पास है कि हमारे पास जो इनोसिटोल 1,4,5 ट्राईफॉस्फेट है ये जाएगा साइटोप्लाज्म में, ठीक है। डाइसाइल ग्लिसरॉल यानी कि DAG नहीं जाएगा। क्यों, इसका रीज़न क्या है कि DAG हमारे पास जो इसका स्ट्रक्चर है वो फैट वाला है, ठीक है, यानी कि लिपिड को पसंद करता है। तो हमारे पास सेल की मेम्ब्रेन कैसी है, वो भी लिपिड वाली है, ठीक है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन के अंदर धंसा रहेगा। जबकि अगर हम बात करें इनोसिटोल 1,4,5 ट्राईफॉस्फेट की, तो इनोसिटोल शुगर के ऊपर क्या लगे हुए हैं, 3 बड़े बड़े फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड हैं। अभी जो फॉस्फेट ग्रुप है ना, ये हाईली नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। 3 फॉस्फेट ग्रुप इनोसिटोल में, ठीक है, ये हाईली नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास हम जानते हैं कि पानी जो है पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो पानी के स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास पानी H2O, ठीक है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये क्या है, हाईली नेगेटिव, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में क्या पड़ा है, पानी, ठीक है। और मेरे पास ये मेम्ब्रेन है, इसमें क्या है, हमारे पास ये जो इनोसिटोल ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, यहाँ पर है। तो इसका जो नेगेटिव वाला हिस्सा है पानी के पॉजिटिव वाले हिस्से से क्या कर लेगा, अटैच्ड होगा, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, ठीक है। तो क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे। ये इनोसिटोल रिंग
ग्लूकोज की तरह एक शुगर है, ठीक है। इसके भी हर कोने में क्या है, आपको OH दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो OH ग्लूकोज है ये भी बहुत एक्सपर्ट हैं क्या करने में, पानी से दोस्ती रखने में, ठीक है। तो ये दो चीज़ें मिलकर क्या बना रही हैं, इसको हाईली हाइड्रोफिलिक बना रही हैं, पानी से दोस्ती करने वाला। तो इसलिए हमारे पास साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। अब ये सैर करने के लिए नहीं निकला कि साइटोप्लाज्म में सैर करेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि ये क्या करेगा, ये साइटोप्लाज्म में एक इंपॉर्टेंट काम करने के लिए गया है। कौन सा इंपॉर्टेंट काम? साइटोप्लाज्म में एक ऑर्गेनेल जिसको हम जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फॉर एग्जांपल ये रहा, ठीक है। तो मेरे पास ये टुकड़ा जो आया इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट का, ये आया, ठीक है। और उसने क्या किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं इसके, ठीक है। ये जैसे ही यहाँ पर लगता है तो क्या होता है, हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने अंदर जो स्टोर कैल्शियम था उसको सेल के अंदर रिलीज़ करवाता है, ठीक है। क्योंकि सेल के आसपास के यानी कि साइटोप्लाज्म वाले एरिया में हमारे पास जो कैल्शियम की अमाउंट होती है कम होती है। ये जो कैल्शियम होता है ना, इसको यहाँ पर स्टोर करके रखा गया। जैसे ही कैल्शियम बाहर निकलेगा, हमारे पास जो काम करवाना था, जैसे कि फॉर एग्जांपल एंजाइम एक्टिवेशन करवानी है, ठीक है, या मसल कॉन्ट्रैक्शन, सेल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह जो भी करवाना है, ठीक है, तो ये काम होगा। ये जो कैल्शियम है ना, हमारे पास जो कैल्शियम रिलीज़ हुआ इंट्रासेलुलर कैल्शियम, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक दो काम नहीं करेगा, ये बहुत सारे काम करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास कैल्शियम, ठीक है, इंक्रीज़ हो गया, निकल गया, ठीक है। ये न्यूक्लियस तक भी जा सकता है, ठीक है। और क्या करता है, न्यूक्लियस को एक्टिवेट करवा के स्पेसिफिक जीन्स को बनवाएगा, स्पेसिफिक प्रोटीन्स को बनवाएगा, तो इसके बहुत सारे काम। और ये बात हमने इसी चैप्टर में पढ़ी थी कि नर्व जो होते हैं हमारे पास, नर्व में जो वेजल्स में एसिटाइलकोलिन स्टोर होता है, ठीक है। तो वो एसिटाइलकोलिन भी हमारे पास इन थेलियों को आगे यानी कि इन वेसिकल्स को आगे पुश कौन करता है, कैल्शियम ही पुश करता है। तो बेसिकली कैल्शियम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है, दिस कैटाइन कैन देन इंटरैक्ट टू स्टिमुलेट और इनहिबिट एंजाइम्स टू कॉज हाइपरपोलराइजेशन, सिक्रीशन और कॉन्ट्रैक्शन। कैटाइन का मतलब पॉजिटिव चार्ज रखने वाला, ठीक है। यहाँ किसकी बात हो रही है, कैल्शियम की बात हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो कैटाइन है, ये जो कैल्शियम है, ये तीन रास्ते इख्तियार करता है, ठीक है। एक क्या हमारे पास, ये एंजाइम को एक्टिवेट भी करवा सकता है और एंजाइम को इनहिबिट भी करवा सकता है। स्टिमुलेट मतलब एक्टिवेट करवाना, इनहिबिट मतलब एंजाइम के काम को रोक देना। और अगर ये कोई ग्लैंड था हमारे पास, यानी कि सेल, ये ग्लैंड का सेल था, तो बेसिकली क्या करवा सकता है, सिक्रीशन भी करवा सकता है, यानी कि उसमें से केमिकल निकलवा सकता है, जैसे कि हम बात करें थूक, पसीना, ठीक है। और इस तरीके से अगर कोई मसल था तो बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्शन करवा सकता है कैल्शियम, ठीक है। और इस तरीके से अगर हम बात करें, हमारे पास ये हाइपरपोलराइजेशन करवा सकता है, यानी कि किसी सेल को अगर शांत करवाना हो, खामोश करवाना हो, किस तरीके से ये पोटेशियम चैनल खुलवा देगा। जब पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे हमारे पास, तो बहुत सारे पोटेशियम अंदर आएगा, सेल क्या हो जाएगा, हाइपरपोलराइज, और क्या हो जाएगा, सो जाएगा टेम्परेरी। अगली बात यहाँ पर लिखी हुई है, डाईएसाइल ग्लिसरॉल एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज C। अब ये जो डाईएसाइल ग्लिसरॉल था हमारे पास, ये मेम्ब्रेन के अंदर फंसा रहा है, ऐसा ही था ना, ठीक है। इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट हमारे पास नीचे गिर गया साइटोप्लाज्म में, ठीक है, ऐसा ही हुआ था। तो हमारे पास डाईएसाइल ग्लिसरॉल यानी कि DAG मेम्ब्रेन के अंदर फजूल नहीं फंसा रहा, यानी कि फजूल नहीं बैठा मेम्ब्रेन के अंदर। ये क्या काम कर रहा है, ये हमारे पास प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। अब ये प्रोटीन काइनेज C क्या चीज़ है, देखें, जहाँ पर आपको काइनेज लफ्ज़ मिल जाए ना, तो आप समझ जाएँ कि बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये जो एंजाइम है क्या कर रहा है, ये फॉस्फोरिलेशन कर रहा है। फॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या होता है, ये दूसरी प्रोटीन के ऊपर क्या अटैच कर रहा है, फॉस्फोरिन बहुत सारी प्रोटीन है आसपास, ठीक है, उनके ऊपर क्या अटैच करेगा, ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच करेगा, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिलेशन कर रहा है। पूरा नाम क्या है, काइनेज, ठीक है, काइनेज आएगा लास्ट में। ये जो प्रोटीन थी पहले इनएक्टिवेट थी, सोई हुई थी, जैसे इन पे फॉस्फेट ग्रुप लगेगा ये एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये फॉस्फेट ग्रुप में यानी कि जो फॉस्फेट के टुकड़े लगाए जा रहे हैं इन प्रोटीन के ऊपर, इन फॉस्फेट के टुकड़े में ऐसा क्या खास है, ठीक है। ये फॉस्फेट के टुकड़े जो हैं ये हाईली नेगेटिव चार्ज रखते हैं, ठीक है। फॉस्फेट लगते ही इन प्रोटीन की शक्ल क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, ठीक है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल चेंजेस। और ये प्रोटीन के जो टुकड़े हैं हमारे पास, ठीक है, जिन पर फॉस्फेट ग्रुप लग चुका है, ये एक्टिवेट हो चुके हैं, ये सेल के अंदर जो DNA है यानी कि मेन सेंटर है वहाँ भी जा सकते हैं, ठीक है। वहाँ जाके क्या करेंगे, अगर सेल को डिवाइड होना है तो उन स्पेसिफिक जीन्स को जो सेल डिवाइड करती है उनको एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। तो इससे कि सेल को डिवाइड होने का ऑर्डर मिल जाएगा। और कुछ प्रोटीन क्या होते हैं हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन के अंदर दरवाजे होते हैं, ठीक है। जब इन पर प्रोटीन काइनेज C आके फॉस्फेट का ग्रुप अटैच करता है तो ये दरवाजे खुल जाते हैं, ठीक है। दरवाज़ा खुल जाएगा, जो अंदर यानी कि जो बाहर आए आने थे वो खड़े थे वो अंदर आ जाएंगे, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, सेल के दूसरे फंक्शन कंट्रोल होंगे। दिस एंजाइम phosphorylates numerous protein within the cell. In contrast, activation of the M2 subtype on the cardiac muscle stimulate a G protein designated GI, which inhibits adenylyl cyclase 2 and increase potassium conductance. अभी हमने क्या पढ़ा था ऊपर के M1, M3 और M5, ठीक है। इनमें क्या था हमारे पास, इनमें जो प्रोटीन था वो GQ था, ठीक है, ऐसा ही था। वो आगे क्या लिखा हुआ है, इन कंट्रास्ट, यानी कि इसके बिल्कुल उलट, अपोजिट। अपोजिट क्या हमारे पास, अगर हम देखें M2
ठीक है। और देखें M4 में, M2 और M4 रिसेप्टर में, तो उसमें क्या था हमारे पास जो प्रोटीन है वो GI प्रोटीन है, ठीक है। यानी कि ये क्या करेगी, आई का मतलब इनहिबिटरी, ठीक है। हम हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये हार्ट है, ठीक है। हार्ट के ऊपर रिसेप्टर कौन सा होता है, M2 होता है, ठीक है। तो मेरे पास M2 रिसेप्टर पर आके कौन लगा, एसिटाइल कोलिन आके लगा। जैसे एसिटाइल कोलिन आके लगेगा तो होगा क्या हमारे पास कि जो GI प्रोटीन है वो एक्टिवेट होगी, ठीक है। और ये सेल को एक्टिवेट नहीं करवाएगी, सेल को शांत करवा देगी। किस तरीके से, हमारे पास यहाँ पर मौजूद होती है हमारे पास एडिनिलाइल साइक्लेस, ठीक है। ये हमारे पास मौजूद होगा, इसको क्या कर देगा GI प्रोटीन, इसको यानी कि इसको स्टॉप कर देगा। अच्छा, अब हमारे पास ये जो एडिनिलाइल साइक्लेस है ये कहाँ है, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास सेम जैसे हमने M1 पढ़ा था, ठीक है, M5 पढ़ा था, उसमें सेम यही कहानी थी ना कि मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ था उनका प्रोटीन। तो ये भी सेम ऐसी ही है, लेकिन बस नाम अलग हो गया, ठीक है। तो मेरे पास ये M2 रिसेप्टर आके लगा एसिटाइलकोलिन पे, मेरे पास ये क्या है, मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पर नीचे GI प्रोटीन थी, ये एक्टिवेट हुई, GI प्रोटीन ने क्या किया, इसको स्टॉप कर दिया, इनहिबिट कर दिया। ये इनहिबिट हो गया तो ये बेसिकली हमारे पास एक इंपॉर्टेंट काम करवाता है। कौन सा इंपॉर्टेंट काम, ये CAMP को जगाता है, ठीक है। इसका जो आधा हिस्सा होता है ना एडिनिलाइल साइक्लेस का, आधा हिस्सा मेम्ब्रेन का धंसा हुआ होता है, आधा हिस्सा मेम्ब्रेन के बाहर होता है, ठीक है। तो ये CAMP को जगाता है, ठीक है। ये CAMP क्या करता है हमारे पास, यानी कि सेल की एक्टिविटी वगैरह को तेज़ करता है, ठीक है। यहाँ हम बात करें हार्ट की, ठीक है। तो बेसिकली CAMP भी ब्लॉक हो गया, क्योंकि जब ये ब्लॉक है तो ये भी ब्लॉक है, ठीक है। जब ये ब्लॉक है तो सेल की एनर्जी वगैरह, या जो सेल के एनर्जी करने की रफ्तार थी वो क्या हो गई, थोड़ी कम हो गई। यानी कि हम ये बोलें तो और सही होगा कि सिग्नल चलने की रफ्तार क्या हो गई, कम हो। अब ये जो एडिनिलाइल साइक्लेस है ये CAMP बनाता है किस तरीके से, CAMP बनाने के लिए क्या करता है, ये सेल के अंदर जो ATP है करेंसी उसको यूज़ करता है, ठीक है। और उस ATP का स्ट्रक्चर में थोड़ी मॉडिफिकेशन तब्दीली करता है, और नतीजे में क्या बन जाता है, CAMP, ठीक है। और ये CAMP क्या करता है हमारे पास सेल के अंदर इंट्रासेलुलर कैल्शियम, यानी कि सेल के अंदर की कैल्शियम को इंक्रीज़ करवाता है। जब सेल के अंदर कैल्शियम इंक्रीज़ होगी तो यानी कि कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर रहा है, इंक्रीज़ करा रहा है, ठीक है। तो हम इस कॉन्ट्रैक्शन को क्या करते हैं, कम कर देंगे। किस तरीके से, हमने क्या ब्लॉक कर दिया, एडिनिलाइल साइक्लेस ब्लॉक कर दिया। एडिनिलाइल साइक्लेस ब्लॉक तो CAMP खुद ब खुद ब्लॉक, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगी, हमारे पास जो सेल में सिग्नल चलने की रफ्तार थी थोड़ी कम हो जाएगी। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि CAMP को ब्लॉक कर दिया गया हार्ट के सेल्स में, तो क्या ये नुकसानदेह नहीं है, नहीं भाई, ये हो रहा होता है, ठीक है। हर बीट के साथ ये हो रहा होता है कि हमारे पास एसिटाइलकोलिन आके लगता है M2 रिसेप्टर पर, और हमारे पास क्या होता है कि GI प्रोटीन एक्टिवेट होती है, दैन ये प्रोसेस होता है, ठीक है। ये होना लाजमी होता है। और फ़ौरन से हमारे पास हम जानते हैं कि एसिटाइलकोलिन स्टेरेस एंजाइम मौजूद होता है, फ़ौरन से एसिटाइलकोलिन को काट भी देता है, ठीक है। यानी कि ख़त्म कर देगा, फिर दोबारा नॉर्मल दोबारा, ठीक है। तो ये एंजाइम हर वक्त मौजूद होता है, विद इन मिली सेकंड ये काम हो रहा होता है, ठीक है। मिली सेकंड में एसिटाइलकोलिन आया, सिग्नल दिया, एसिटाइलकोलिन स्टेरेस ने क्या कर दिया, हमारे पास उसको काट भी दिया, ठीक है। और ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आपका जो हार्ट है वो प्रॉपर एक रेट में बेसिकली वो करे, धड़के, ठीक है। जैसे कि 70 बीट्स पर मिनट होता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा, यानी कि ये हमारे पास CAMP को ब्लॉक नहीं किया जा रहा, ठीक है, तो हमारे पास ऐसा लगेगा कि आपका अभी बैठे हुए कोई काम नहीं कर रहे, ऐसा लगेगा आप चल फिर रहे हैं, आपका हार्ट ज़ोर से पंप कर रहा होगा, यानी कि भाग रहे हैं, जैसे भागने वाली कैफियत में होता है ना, ठीक है। तो ये बात ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप सुकून वाली कंडीशन में, तो बेसिकली ये हमारा काम हो रहा होता है कंटिन्यूसली, ठीक है। ये CAMP ब्लॉक है, ठीक है, यानी कि CAMP को ब्लॉक किया जा रहा है, ठीक है। अब ये GI प्रोटीन एक और इंपॉर्टेंट काम करवाती है कि सेल को हाइपर पोलराइज करती है। किस तरीके से करती है, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये सेल है, ठीक है। GI प्रोटीन, हम हार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम हार्ट की पूरी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास होगा क्या है, GI प्रोटीन एक्टिवेट हुई तो इसने क्या किया, सेल के दरवाजे लगे हुए थे मेम्ब्रेन पर, ठीक है, उनको खोल दिया। जब ये दरवाजे खुल गए हमारे पास, तो पोटेशियम जो आयंस होते हैं वो सेल के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में थे। पोटेशियम कैसे, पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि हाई अमाउंट में, यहाँ पर बाहर का अमाउंट में, ठीक है। केमिस्ट्री का रूल है कि चीज़ें क्या होंगी, हाई से लो की तरफ डिफ्यूज़ होंगी, ठीक है। तो हमारे पास ये पोटेशियम आयन बिल्कुल तेज़ी से बाहर जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अंदर का माहौल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हाइपर पोलराइज, यानी कि सेल क्या हो गया, टेम्परेली इनएक्टिव हो गया, ठीक है। अगर हमारे पास यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक और सिचुएशन है कि सेल क्या हो रहा है, यानी कि इसके अंदर पोटेशियम आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या बोलेंगे, हम डीपोलराइज बोलेंगे, यानी कि सेल क्या हो रहा है, एक्टिवेट की तरफ जा रहा है। और जब ये सब काम हो रहा है तो मतलब क्या, यही मतलब है ना कि हमारे पास हार्ट रेट जो है डिक्रीज़ की तरफ है, यानी कि नॉर्मल की तरफ है, एंड फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी इतनी नहीं है बल्कि नॉर्मल है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास है मस्करानिक एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। क्या लिखा हुआ इसमें कि अटेम्प्ट्स आर currently underway to develop muscarinic agonist and antagonist that are directed against specific receptor subtype। यानी कि इसका मतलब ये है, जैसे कि हमने पढ़ा कि मस्करानिक रिसेप्टर के 5 टाइप हैं, M1, M2, M3, M4, M5, ठीक है। तो पहले ज़माने की जो हमारे पास ड्रग थी, जैसे कि हम बात करें एट्रोपिन की, तो एट्रोपिन क्या थी हमारे पास, ये नॉन सेलेक्टिव थी, यानी कि हर तरह के मस्करानिक रिसेप्टर, चाहे M1 हो, M2 हो, M4 हो, M3 हो, M5 हो, ठीक है, हर तरह के रिसेप्टर पर काम कर रही थी। लेकिन अब क्या बनाई जा रही है, ऐसी सिलेक्टिव ड्रग बनाई जा रही हैं जो सिर्फ एक मखसूस मस्करानिक रिसेप्टर को ही टारगेट करें, ठीक है।
यहाँ कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कि जो सेलेक्टिव हमारे पास टारगेट करती हैं मस्कुरानिक रिसेप्टर को। जैसे कि हम बात करें डोरीफेनासिन और सेलिफिनासिन, हमारे पास ये दोनों जो ड्रग्स हैं बेसिकली हमारे पास ये M3 रिसेप्टर को टारगेट करती हैं, ठीक है। और यूज़ किसके लिए होती हैं? ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए। और एक और सवाल हमारे जहन में आ सकता है कि M3 रिसेप्टर जो हमने कहा कि M3 रिसेप्टर यानी कि ये ड्रग M3 रिसेप्टर पर काम कर रही है, ठीक है, और यूज़ हो रही है ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए, ठीक है। तो M3 रिसेप्टर तो आँख पर भी है, ठीक है, हमारी आइज से भी है। तो क्या ये आँखों के जो रिसेप्टर है M3 ये उस पर काम नहीं कर रही है? तो इसका जवाब ये है हमारे पास कि M3 रिसेप्टर जो आँखों पर है और जो ब्लैडर पर है, दोनों का जो जेनेटिक कोड है 100% बिल्कुल सेम है। लेकिन यहाँ हम बात करें बेसिकली इन ड्रग्स की जो कि हमारे पास ब्लैडर को ट्रीट करने के लिए, ओवर एक्टिव ब्लैडर को ट्रीट करने के लिए दी जा रही है। तो किस तरीके से काम करती हैं? बेसिकली हमारे पास अगर हम इनकी कम डोज देंगे, यानी कि जो इनकी डोज रिक्वायर्ड है, अगर वो हल्की सी भी डोज देंगे ना, तो वो हमारे पास इस ब्लैडर खून के जरिए ब्लैडर तक पहुँचेगा और फ़ौरन से चिपक जाएगा इनका। क्यों? क्योंकि हमारे पास ब्लैडर पर देखें तो ब्लैडर पर M3 रिसेप्टर का अंबार लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर हल्की सी भी क्वांटिटी होगी ड्रग की तो फ़ौरन से खून के जरिए जाएगी और यहाँ पर चिपक जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में है, ठीक है। यहाँ पर एफिनिटी इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू आँख वाले। लेकिन अगर आप डोज को थोड़ा ज़्यादा कर देंगे, ठीक है, डोज आपने नॉर्मल से ज़्यादा दी तो क्या होगा हमारे पास इसकी सिलेक्टिविटी ख़त्म हो गई, ठीक है। ये आँखों पर जो रिसेप्टर है उस पर भी चिपक जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ब्लड विजन वगैरह, ठीक है, तो हमारे पास इसकी सिलेक्टिविटी क्या हो जाएगी, ख़त्म। और एक और वजह जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें समझनी चाहिए कि हमारे पास जो ब्लैडर है, ठीक है, ब्लैडर का जो M3 रिसेप्टर है, ठीक है, तो इस पर जब ये दवाइयाँ आएंगी तो हमारे पास इस रिसेप्टर के आसपास का इलाका, ठीक है, और हमारे पास यहाँ की जो सेल मेम्ब्रेन वगैरह हैं, ठीक है, ये इसको क्या देंगी, सहूलत देंगी कि क्या करें, ये ड्रग्स आके यहाँ पर चिपक जाए। लेकिन अगर हम आँख में जो M3 रिसेप्टर है वहाँ पर देखें तो बेसिकली वहाँ पर जो रिसेप्टर के आसपास का इलाका है, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन वगैरह वो इसको इतनी बेसिकली नहीं देंगी गुंजाइश कि वो यहाँ पर आए दवाइयाँ और चिपक जाएँ, ठीक है। अभी जो आसपास का इलाका है इसका नाम क्या है, ठीक है। पहले तो ये समझिए हमारे पास जो रिसेप्टर है यहाँ यानी कि जहाँ पर आके लगेगा एसिटाइलकोलिन, ठीक है, ये जगह जो होती है ये जो ग्रूव है, गढ़ा है, इसको हम बोलते हैं ऑर्थोस्टेरिक साइट। रिसेप्टर के साथ का इलाका, थोड़ा सा पास का इलाका होता है हमारे पास, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। अच्छा, एलोस्टेरिक रिसेप्टर साइट, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर तो मेन ड्रग आके लगती है। यहाँ पर बेसिकली हमारे पास जो नई ड्रग्स बनती हैं जो सेलेक्टिव होती हैं बेसिकली वो रिसेप्टर के साथ साथ इस एलोस्टेरिक साइट को भी क्या करती हैं, ऑक्यूपाई करती हैं, ठीक है। और हमारे पास जो ब्लैडर का माइक्रो इन्वायरमेंट है, माइक्रो इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, यानी कि हमारे पास रिसेप्टर, एलोस्टेरिक साइट और आसपास का इलाका पूरा, ठीक है, ये अलग फैट और अलग लिपिड वगैरह से, अलग केमिकल से बना हुआ है। जबकि अगर हम बात करें आँख के M3 रिसेप्टर, ठीक है, उसके आसपास का जो इलाका है माइक्रो इन्वायरमेंट वो अलग तरह के फैट और केमिकल से बना हुआ है। तो बेसिकली हमारे पास जो ब्लैडर का है ना, ये माइक्रो इन्वायरमेंट ये क्या करता है, इन ड्रग को वेलकम करता है कि वो आएँ चिपक जाएँ, ठीक है। लेकिन जो आँख का M3 रिसेप्टर का बेसिकली हमारे पास माइक्रो इन्वायरमेंट है वो इतना वेलकम नहीं करता, ठीक है। अभी जो अगली लाइन हमें कौन सी जमीन बता रही है फॉर एग्जाम्पल पायरेनजेपिन क्या है हमारे पास, पायरेनजेपिन M1 रिसेप्टर को टारगेट करती है। M1 रिसेप्टर कहाँ है हमारे पास, स्टमक में, ठीक है। यानी कि ये ड्रग पेप्टिक अल्सर और एसिडिटी वगैरह के इलाज में पहले यूज़ किया थी, लेकिन अब क्या है, अब इससे बेहतर दवाइयाँ बन चुकी हैं जो कि पेप्टिक अल्सर और एसिडिटी को बेहतर तरीके से क्या करती हैं, ट्रीट करती हैं। मसला वही है कि अगर हम देखें, हम कह रहे हैं ये M1 रिसेप्टर को टारगेट करिए, ठीक है, लेकिन अगर डोज बढ़ाएंगे तो हमारे पास इसकी सिलेक्टिविटी खत्म हो जाएगी, फिर ये M2 M3 M4 M5 सब पे काम करना शुरू कर देगी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो मस्कुरानिक रिसेप्टर है ना, ठीक है, वो क्या है हमारे पास, अगर हम बात करें उन रिसेप्टर की 90% जो शक्ल है वो सेम है, ठीक है। तो अगर डोज सही है तो हमारे पास ये सही से काम करेंगे। अच्छा, आगे क्या लिखा है हमारे पास कि ट्राइसाइक्लिक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। ये याद रखें कि पायरेनजेपिन हमारे पास जो है ये एक एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट मतलब क्या, यानी कि ये M1 रिसेप्टर पे लगेगी और उसको क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। अब ये ड्रग है कैसी, ट्राइसाइक्लिक एंटीकोलिनर्जिक। ट्राइसाइक्लिक मतलब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो आपको इसके स्ट्रक्चर के बीच में क्या दिखाई देंगी, 3 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज़ हुई दिखाई देंगी, ठीक है। अच्छा, ये बात यहाँ लिखने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि अगर हम देखें हमारे पास जो पुराने ज़माने की जो डिप्रेशन के इलाज में दवाएँ दी जा रही थी, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, उनका भी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का था कि उनके स्ट्रक्चर में भी क्या थी, हमारे पास 3 बेंजीन रिंग फ्यूज़ थी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसको अलग करने के लिए कि भाई वो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट थी और ये क्या है, ट्राइसाइक्लिक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। और ये लफ्ज़ लिखा हुआ है एंटी कोलिनर्जिक, इसका मतलब क्या है, एंटी मतलब खिलाफ, कोलिनर्जिक मतलब यानी कि जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर था हमारे पास, ठीक है, उस पर क्या आके लग रहा था, एसिटाइलकोलिन आके लग रहा था, लेकिन ये उसके खिलाफ कर देगा, यानी कि एसिटाइलकोलिन को आके लगने नहीं देगा, खुद वहाँ जाके बैठ जाएगा, कौन, पायरेनजेपिन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। और दूसरा जो अहम फ़र्क है हमारे पास, पायरेनजेपिन भले ही ट्राइसाइक्लिक एंटीकोलिनर्जिक यानी कि 3 साइकिल है इसमें, लेकिन जो हमारे पास पुराने ज़माने की
ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग थी वो क्या थी, दिमाग में घुस रही थी, ठीक है, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर लिपिड सॉल्युबल था, क्योंकि हमारे पास जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, ब्रेन, ठीक है, उसके आसपास का इलाका लिपिड से बना होता है, तो वही ड्रग क्रॉस करती हैं जो कि लिपिड से बनी हुई होती हैं। तो ये ड्रग क्या थी, हमारे पास हाईली लिपोफिलिक थी, जबकि पायरेनोज़ेपिन जो हमारे पास है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते, यानी कि ब्रेन में नहीं जाएगा, ठीक है। इसका जो काम है कहाँ पर, हमारे पास हमारे जो स्टमक में M1 रिसेप्टर है उनको टारगेट करना है, उनको ब्लॉक करना है, यानी कि एंटागोनिस्ट has a greater selectivity for inhibiting M1 muscarinic receptor such as in the gastric mucosa.